हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन में यूनिट 4, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संचार, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यदि हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन शब्द जो है वह लैटिन भाषा के कम्युनिको इस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना। आपस में बांटना। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हुआ कि जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी समझ दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, किसी माध्यम का उपयोग करता है, संकेतों का उपयोग करता है, तो उसे हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन हुआ है। और हिंदी में हम क्या कहते हैं? संचार। और संचार मीन्स यदि हम वैसे देखें तो क्या होता है? प्रवाह। तो जब ये प्रवाह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जब अपनी समझ का, अपनी भावना का, अपनी विचार का जो है प्रवाह जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संचार या संप्रेषण। ये हमने समझा। अब इसकी पारिभाषिक शब्दों में यदि हम लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो हम जो है स्टूडेंट किस प्रकार से लिखेंगे कि जब एक व्यक्ति के द्वारा अपने विचार, अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है और वह जिस माध्यम का उपयोग करता है उसे हम संचार कहते हैं। अब लुईस ए एलन ने इसकी क्या परिभाषा दी है? तो उनके द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, अपनी भावनाएं समझाने के लिए, पहुंचाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह संचार या संप्रेषण कहलाती है। यह दो व्यक्तियों के बीच की खाई को पाटने का काम करती है, पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है। तो यह होता है संचार। अब यदि हम संचार की परिभाषा के आधार पर देखें तो संचार में कौन कौन से एलिमेंट निकलते हैं, कौन कौन से तत्व हैं? तो पहला है संदेश। कम्युनिकेशन कब स्टार्ट होगा? यदि मुझे जो है कोई बात कहनी है, कोई संदेश, कोई मैसेज, कोई सूचना, कोई आदेश मुझे जब पहुंचाना होगा तब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो जहां संचार की बात आएगी, संप्रेषण की बात आएगी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी संदेश का होना, किसी बात का होना, किसी विचार का होना या किसी भावना का होना। फिर प्रेषक, जो संदेश को भेजने वाला व्यक्ति होगा। यदि हम एक उदाहरण लें तो मिस्टर ए हैं, वह अपना कोई, और वो जो है हायर पोस्ट पे हैं, बॉस है कंपनी के, और वो जो है अपने कलीग्स को कोई सूचना देना चाहते हैं और कलीग्स जो है वो मिस्टर बी हैं। तो ये कौन होगा यहाँ पे? प्रेषक, सेंडर, ठीक है, सूचना को देने वाले। मिस्टर बी क्या हो गए? रिसीवर, प्रापक, सूचना को प्राप्त करने वाले। और इनके बीच में जो संचार किया जाएगा वह क्या होगा? आदेश। क्योंकि ये जो है बॉस है और मिस्टर बी जो है उनके कलीग है, तो उनके द्वारा आदेश। तो ये क्या हो गया? संदेश। तो इस प्रकार से संदेश, प्रेषक, संदेश को देने वाला व्यक्ति, प्राप्तकर्ता, संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, माध्यम। ये जो आदेश है मिस्टर ए के द्वारा कितने प्रकार से, किसी भी माध्यम से दिया जा सकता है। कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? तो माध्यम जो है, पहली यदि हम बात करें तो लिखित या मौखिक। तो मौखिक माध्यम, दो प्रकार के माध्यम हो सकते हैं, रिटन या ओरल। फिर उसमें भी ओरल माध्यम के, मौखिक माध्यम के जो है कौन कौन से साधन हो सकते हैं? बाय टेलीफोन, टेलीफोन के द्वारा बोला जा सकता है। किसी व्यक्ति को भेजकर यह सूचना भिजवाई जा सकती है।
और लिखित में जो है लिखित आदेश दिया जा सकता है, फाइल पहुंचाई जा सकती है, टेक्स्ट मैसेज किया जा सकता है। तो ये होता है माध्यम। तो यह संदेश किस माध्यम से भेजा जा रहा है। फिर संकेत चिन्ह, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने संदेश को, अपनी बात को रखने के लिए बहुत से प्रकार के संकेत चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यह भी जो है संचार का एक एलिमेंट है। तो संचार के तत्व में संदेश, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम और संकेत चिन्ह। अब हम बात करेंगे प्रकृति। जो संचार है उसका नेचर किस टाइप का होता है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो पहली चीज है दोहरी प्रक्रिया। संप्रेषण केवल वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। ये नहीं है कि मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी को आदेश दे दिया तो संचार खत्म हो गया। नहीं, आदेश जो है हमेशा हायर अथॉरिटी के द्वारा नीचे वाली अथॉरिटी को दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिस्टर बी कोई भी सूचना या संदेश मिस्टर ए को नहीं दे सकते हैं। तो मिस्टर बी के द्वारा सुझाव या शिकायत कोई रहेगी, कोई कंप्लेंट रहेगी, तो वह जो है संचार इस प्रकार का होगा। और मिस्टर ए के द्वारा जो किया जाएगा वो इस प्रकार से होगा। तो यह जो है संप्रेषण दोहरी क्रिया है। केवल एक ही व्यक्ति प्रेषक नहीं होता है, सामने वाला व्यक्ति भी प्रेषक हो सकता है। सतत प्रक्रिया है। यहाँ हम संचार की बात कर रहे हैं, कंपनी में होने वाला संचार। तो यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि संचार एक बार आदेश दे दिया मिस्टर ए ने तो उसके बाद संचार खत्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। नहीं, मिस्टर बी से जो है बराबर उस आदेश पे फॉलोअप लिया जाएगा। मिस्टर बी के द्वारा कुछ काम किया नहीं किया, तो इस प्रकार से यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। संप्रेषण प्रवाह, यह जो संप्रेषण का प्रवाह मतलब फ्लो जो है ऐसा भी हो सकता है, वर्टिकल ऐसा भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। ठीक है, डायगोनल। तो यदि जो है प्रवाह ऐसा है हॉरिजॉन्टल, इट मीन्स उच्च जो हायर अथॉरिटी है, उच्च उस पर बैठा हुआ है बॉस, वह अपने कलीग को देगा, वह जो मैनेजर को दिया, मैनेजर जो है अपने अंडर में कर्मचारी को देगा, तो उसको हम फ्लो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। फिर वर्टिकल भी हो सकता है। फ्लो जो है जब एक ही डिपार्टमेंट में काम, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे एक कंपनी है और उसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो जब कम्युनिकेशन इन चारों डिपार्टमेंट के मैनेजर को किया जाएगा तो वह जो है सेम लेवल के हैं, तो उसे कहा जाएगा कौन सा, वर्टिकल। और डायगोनल कब कहा जाता है, तो डायगोनल जो प्रवाह होता है संचार का, जब जो है इन डिपार्टमेंट के मैनेजर आपस में कम्युनिकेशन करें, आपस में कोई संदेश का भेजना या प्राप्त करना करते हैं मैनेजर आपस में, या एक अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो है आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे हम कहेंगे कौन सा, ऊर्ध्वाधर, डायगोनल। ठीक है, तो संप्रेषण का प्रवाह 3 प्रकार से हो सकता है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और तीसरा होता है डायगोनल। ठीक है। कला व विज्ञान, संप्रेषण साइंस और आर्ट दोनों होती है। कला व विज्ञान, संप्रेषण में जो भी कार्य या जो भी संदेश दिया जाता है वह व्यवस्थित रूप से दिया जाता है, कारण और परिणाम को जानते हुए दिया जाता है, इसीलिए वह विज्ञान है। और कला, संप्रेषण के अंतर्गत जो भी संदेश का निर्माण किया जाता है वह व्यवस्थित तरीके से किया जाता है और उसे बेटर से बेटर बनाया जाता है, तो वह है इस कारण से कला है। ठीक है, कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना और कारण और परिणाम के साथ करना। तो संप्रेषण के अंतर्गत कार्य जो है वह सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है, तो वह विज्ञान भी है। फिर सामाजिक प्रक्रिया, संप्रेषण एक सोशल एक्टिविटी है। इट मीन्स संप्रेषण का प्रयोग जो है समाज के हर क्षेत्र में किया जाता है। बिना कम्युनिकेशन जो है कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं है, कोई भी मैनेजमेंट का कार्य संभव नहीं है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ संचार क्या होता है, तो यह भी कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, कम्युनिकेशन ही हो रही है। तो यह संप्रेषण जो है हम किसी एक दायरे में बांध नहीं सकते हैं, यह एक सोशल एक्टिविटी है।
फिर प्रबंधकीय कार्यों की आधारशिला। तो प्रबंधकीय कार्य कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग करना, नियोजन करना, संगठन करना, नियंत्रण करना। तो ये सभी कार्य बिना संप्रेषण के संभव नहीं है। तो प्रबंध में जितने भी कार्य किए जाते हैं, पैसों की व्यवस्था करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको मोटिवेशन देना, संगठन करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, इन सभी कार्यों की आधारशिला क्या है? संप्रेषण है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य या महत्व की। तो क्या उद्देश्य है? संप्रेषण जो है उसका उद्देश्य क्या होता है? पहला जो मेन उद्देश्य है, सूचना का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन के द्वारा ही संस्था में जितनी भी आदेश दिए जाते हैं, जितनी भी सूचनाएं दी जाती हैं, वह उसका माध्यम बनता है। तो पहला उद्देश्य है सूचना का आदान प्रदान करना। कार्यवाही, हमने एक बार आदेश दे दिया, उसके बाद उस पर कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, फॉलोअप लेना, कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, किसी को एप्रिशिएट करना, किसी की कंप्लेंट दर्ज करना, यह सब कार्य जो है वह संप्रेषण के द्वारा किए जाते हैं, संचार के माध्यम से किए जाते हैं। तो कार्यवाही के लिए जरूरी है। फिर निष्पादन, हम किसी भी व्यक्ति का परफॉर्मेंस, उसका जो निष्पादन है, मतलब उसने जो कार्य किया है वह सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी सूचना भी हमें जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से ही मिलेगी, संचार के माध्यम से ही मिलेगी। तो यह जो है कार्यवाही को निष्पादन करने का साधन भी बनता है। समन्वय, बिना कम्युनिकेशन कुछ भी संभव नहीं है। तो कर्मचारियों के बीच में समन्वय, ग्राहक और कंपनी के बीच का समन्वय, ऋण देने वाले और कंपनी के बीच का समन्वय, इन सभी में जो समन्वय है उसकी आधारशिला क्या है? संचार है। फिर है संस्था का सुचारू संचालन। यदि हमारी संचार व्यवस्था प्रॉपर रहती है, उदाहरण के लिए कोई कस्टमर आया है, कंप्लेंट लेकर आया है कंपनी के किसी प्रोडक्ट के संबंध में, और यदि हमारी कम्युनिकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी है तो उस कस्टमर की कंप्लेंट जो है वह सही व्यक्ति के पास पहुंचेगी और सही तरीके से उसका समाधान भी मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा? कंपनी की रेपुटेशन में वृद्धि होगी। तो यदि संप्रेषण संचार व्यवस्थित है तो संस्था का सुचारू रूप से संचालन होगा। शीघ्र निर्णय, यदि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है तो कंपनी को या हायर अथॉरिटी को, उच्च जो डिपार्टमेंट है उसको यदि डिसीजन लेना है किसी भी मामले में, तो वह डिसीजन जो है बहुत जल्दी लिया जा सकता है। और यह पॉइंट तो है ही अपना, कोई भी व्यवस्था यदि व्यवस्थित होती है तो जो कॉस्ट लग रही है काम को करने की, किसी प्रोडक्ट को बनाने की, वह जो है कॉस्ट कम हो जाती है और कंपनी का उत्पादन अधिक से अधिक होता है। तो ये स्टूडेंट आपका उद्देश्य, और यदि आपको महत्व आते हैं, इम्पोर्टेंस आती है, तो आप यह लिख सकते हैं। तो ये है हमारा कम्युनिकेशन के तत्व, प्रकृति और महत्व। कम्युनिकेशन मॉडल्स, संप्रेषण के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? तो पहला मॉडल जो है हम पढ़ रहे हैं वो है अरस्तु का मॉडल। अरस्तु ने कम्युनिकेशन को अपने हिसाब से डिफाइन किया था, और अरस्तु के अकॉर्डिंग संप्रेषण में 3 तत्व होते हैं, जिसमें उन्होंने प्रेषक को, जो संदेश देने वाला व्यक्ति होता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया था। अरस्तु का यह कहना था कि कहने वाला व्यक्ति जो संदेश को दे रहा है, उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, यह जो है सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वही व्यक्ति होता है जो रिसीवर को, प्राप्तकर्ता को संदेश देता है। तो प्रेषक की जो विशेषताएं होती हैं उसी पर डिसाइड होता है कि संदेश कितने अच्छे से सामने वाले को समझ में आया। तो अरस्तु के मॉडल में प्रेषक को मुख्य तत्व माना गया और प्रेषक पर ही सारी जिम्मेदारी दी गई संदेश देने की, संदेश को प्रभावी ढंग से रिसीवर को, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसको समझाने की। और अरस्तु के मॉडल में का जो मॉडल है वो जनरली सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और जितनी भी लेक्चर्स होते हैं, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टीज के लेक्चर्स देख लें, सोशल उसमें लेक्चर्स देख लें, तो उन सभी में अरस्तु का मॉडल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
फिर हम बात करेंगे मर्फी का संप्रेषण मॉडल। मर्फी ने संप्रेषण के जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उन सभी फैक्टर्स को शामिल किया है। उनका ये कहना था कि कोई भी संप्रेषण कोई संदर्भ मतलब कोई बात होनी चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए मुझे स्टूडेंट्स को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, यदि मुझे ऐसा बोलना है कि कल आपका प्रैक्टिकल है, तो ये संदर्भ मेरे पास होना चाहिए, तभी मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट करूंगी। संदेशवाहक, मुझे जो है यह संदेश स्टूडेंट्स को देना है, तो ये इसके लिए मैं नोटिस निकाल सकती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, संदेश। और संदेशवाहक जो संदेश को लेकर जाएगा, तो यहाँ पर मैं रिटर्न या ओरल हम कोई सा भी मीडियम यूज कर सकते हैं। फिर संदेश होना जरूरी है। फिर माध्यम, कौन सा माध्यम उपयोग कर रहे हैं, नोटिस भी भिजवाया जा सकता है कक्षा में, और यदि विद्यार्थी नहीं है तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे हम रिटर्न में मैसेज भेजेंगे। प्राप्तकर्ता, जो स्टूडेंट्स हैं वह क्या हो जाएंगे, हमारे प्राप्तकर्ता हो जाएंगे। प्रापक भी बोला जाता है इनको, रिसीवर। और प्रतिक्रिया, चूंकि यह केवल एक सूचना है तो इसमें प्रतिक्रिया जो है स्टूडेंट के द्वारा क्या रहेगी, जी, यस मैम या जी मैम। तो इस प्रकार से मर्फी का जो संप्रेषण मॉडल है एक पूर्ण मॉडल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत प्रतिपुष्टि को, फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रेषक के द्वारा, संदेश देने वाले के द्वारा कोई बात फेस टू फेस कही जा रही है और यदि उसका फीडबैक नहीं मिलता है, फीडबैक देने के भी अपने तरीके होते हैं, या तो वर्बली कहा जाएगा जी हमें समझ में आया या ठीक है, और यदि जो है फीडबैक नहीं मिलता है तो संदेश जो है वह पूरा नहीं माना जाता है। तो मर्फी ने अपने संप्रेषण मॉडल में इन सभी फैक्टर्स को शामिल किया। फिर है लॉज़वेल का संप्रेषण मॉडल। लॉज़वेल के संप्रेषण मॉडल में उन्होंने जो है अपनी बात को प्रश्न के रूप में रखा। उन्होंने कहा कि किसी भी संप्रेषण मॉडल में ये 5 क्वेश्चंस जो है वह होते हैं। कौन, संदेश देने वाला कौन, तो कौन देता है संदेश, प्रेषक, सेंडर, ठीक है। क्या कहा, इसमें क्या आ जाएगा, मैसेज, संदेश, कोई मैसेज चाहिएगा, किससे, किस माध्यम से, वे, ओरल, रिटन, कौन सा माध्यम, टीवी के माध्यम से कह रहे हैं हम, फाइल के माध्यम से कह रहे हैं हम, रिटन डॉक्यूमेंट के माध्यम से कह रहे हैं, किसके लिए, मतलब रिसीवर, प्रापक, ठीक है, जिसको संदेश भेजा जा रहा है, और किस प्रभाव के साथ, मतलब इफेक्ट। कोई बात जो है कहने के अपने अपने तरीके होते हैं। यदि जो है हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उसमें यदि पिक्चर और डायग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो लॉज़वेल के संप्रेषण मॉडल में उन्होंने इन प्रश्न के आधार पर कहा कि किसी भी संप्रेषण मॉडल में कौन, मतलब कहने वाला व्यक्ति कौन है, प्रेषक, क्या कहना चाहता है, वह कौन सा संदेश देना चाहता है, कौन सी सूचना देना चाहता है, और किससे कहना चाहता है, किस माध्यम से कहना चाहता है, वह जो है सूचना देने के लिए, संदेश देने के लिए कौन सा वे उपयोग करेगा, यह मैसेज किसके लिए है, किसके लिए मतलब जो हमारा मैसेज है, हम सामने हमारी ऑडियंस कौन सी है, श्रोता कौन है, या हम जो बात कहना चाहते हैं सुनने वाला व्यक्ति कौन है, और प्रभाव, इट मीन्स इफेक्टिवनेस, उस मैसेज को प्रभावी ढंग से किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो है लॉज़वेल का संप्रेषण मॉडल। अब हम बात करेंगे शेनन और बीवर का संप्रेषण मॉडल। तो शेनन और बीवर का संप्रेषण मॉडल जो है वर्तमान समय में एक पूर्ण मॉडल माना जाता है, जिसके अंतर्गत संदेश, जो संदेश किसी प्रेषक के द्वारा, सेंडर के द्वारा दिया जा रहा है, और संकेत, इन्होंने जो है शेनन और बीवर ने सबसे पहले किया था कि जो भी संदेश या आदेश दिया जा रहा है उसमें सांकेतिक भाषा का उपयोग करना, उसमें चिन्हों का उपयोग करना, बॉडी लैंग्वेज का यूज करना। तो यह कब कर सकता है व्यक्ति, जो प्रेषक है,
वह अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर किसी बात को कहने के लिए संकेतों का उपयोग करता है। तो वह जो मैसेज है, वह जो संदेश है, वह प्रभावी ढंग से समझ में आता है। प्राप्तकर्ता जो संदेश को सुनेगा। तो शैनन और बीवर के संप्रेषण मॉडल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई थी और एक पूर्ण मॉडल कहा गया, संकेतों का उपयोग, चिन्हों का उपयोग। हर बात को शब्दों में कहने की बजाय जो यदि उसे बॉडी लैंग्वेज की सहायता से या यदि कक्षा के किसी लेक्चर की हम बात करें तो चित्र और डायग्राम की हेल्प से यदि समझाया जाता है तो उसका प्रभाव बहुत इफेक्टिव रहता है। और वह संकेत और शारीरिक भाषा का उपयोग कब उपयोग में आती है? जब प्रेषक अनुभवी रहता है और उसका ज्ञान जो है वह संपूर्ण रहता है। लक्ष्य तो प्राप्तकर्ता, सामने वाला व्यक्ति कौन है, और लक्ष्य जो है इट मीन्स कि हमारा संदेश देने का उद्देश्य क्या है। तो शैनन और बीवर के संप्रेषण मॉडल में उन्होंने ये चीजें शामिल की थी। फिर है शेरम का संप्रेषण मॉडल। इन्होंने जो है शैनन और बीवर के संप्रेषण मॉडल को ही जो है फिर से प्रस्तुत किया, लेकिन इन्होंने उस मॉडल में, मतलब ये तो है ही, इसके साथ उन्होंने दो चीजें इंक्लूड की, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग मीन्स होता है, एनकोडिंग सबसे पहले प्रेषक के द्वारा की जाती है और डिकोडिंग जो है वह रिसीवर के द्वारा, प्राप्तकर्ता के द्वारा की जाती है। एनकोडिंग मीन्स होता है कि प्रेषक के द्वारा जो संदेश है उसे सामने वाले व्यक्ति के अनुरूप प्रस्तुत करना। एनकोडिंग, देखिए कोडिंग है तो जो मैसेज है उसको व्यवस्थित करना, उसको इस तरीके से समझना कि वह सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एनकोडिंग में हम बोल सकते हैं कि प्रेषक के द्वारा जो भी मैसेज या जो भी संदेश या जो भी लेक्चर्स उसे देना है उसके लिए वह व्यवस्थित तरीके से चीजों को समझ ले। और डिकोडिंग मीन्स होता है, यह जो है प्राप्तकर्ता के द्वारा की जाती है और प्राप्तकर्ता के द्वारा जो संदेश प्रेषक के द्वारा जिस भाव से दिया गया है या कहने का जो मतलब है, प्राप्तकर्ता के द्वारा उस संदेश को उसी भाव से, उसी मतलब से समझा जाए तो वह होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग को हम बोल सकते हैं निहित अर्थ को समझना, मतलब प्रेषक का जो उद्देश्य है, कहने का जो आशय है। डिकोडिंग मतलब होता है कि प्राप्तकर्ता के द्वारा उस संदेश को उसी भाव से, उसी मतलब से समझा जाए। ये था शेरम का मॉडल। वर्लो का संप्रेषण मॉडल क्या था? तो वर्लो ने जो है अपने संप्रेषण मॉडल में शामिल किए थे स्रोत। अब स्रोत जो है उद्देश्य क्या हो सकता है बात करने का या कम्युनिकेशन का? कोई सूचना देनी हो, कोई आदेश देना हो, कोई शिकायत करनी हो, कोई सुझाव देना हो, या फिर जो है कोई हमें अपनी फीलिंग्स या अपनी भावनाएं जो है सामने वाले व्यक्ति को बतानी हो। फिर संदेश, हम जो है उस भाव को, उस हमारी जो फीलिंग्स है उसको संदेश में कन्वर्ट करेंगे, किसी माध्यम का उपयोग करेंगे। वह लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, और लिखित में भी बहुत सारे प्रकार के उपयोग कर सकते हैं। और प्राप्तकर्ता, तो ये है हमारे संप्रेषण के मॉडल। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो सभी ने प्रेषक को शामिल किया है, सभी ने प्राप्तकर्ता को शामिल किया है और सभी ने संदेश और माध्यम को उपयोग किया है। बस अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग बात पर जोर दिया है। जैसे अरस्तु ने प्रेषक को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है कि संदेश प्रभावी तभी हो सकता है जब प्रेषक बहुत इफेक्टिव हो। मर्फी के मॉडल में उन्होंने प्रतिक्रिया को बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि फीडबैक नहीं मिलता है कि सामने वाले व्यक्ति को समझ में आया या नहीं आया, उस बात की यदि प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है तो संदेश अधूरा माना जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये है हमारे संप्रेषण के मॉडल्स।